बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस की। इस वीडियो में हम देखेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा है, किस तरह से उसकी शक्ल है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले नंबर पर आपने वैम सर्वर को रन कर लेना है। देखिए मेरे पास वैम सर्वर रन है और अगर यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा माई एसक्यूएल। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। देखें ये भी हमारे पास इंस्टॉल है, उसके बाद पीएचपी इंस्टॉल है, अपाचे इंस्टॉल है और उसके बाद पीएचपी माई एडमिन आ रहा है, इसके वर्जन आ रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने देखा था कि माई एसक्यूएल किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और ये देखें यहाँ पे उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है और फाइल्स वगैरह आ रही है। और यहाँ पे जाएंगे और ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, उसके बाद लिखेंगे PHP माई एडमिन। ये हमें ले जाएगा माई एसक्यूएल डेटाबेस में। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें माई एसक्यूएल डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वैम सर्वर और जैम सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटो इंस्टॉल हो जाता है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसको एक्सेस करने के लिए यानी कि माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम ब्राउजर में जाके लिखते होते हैं लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि माई एसक्यूएल जो होता है वो सर्वर के साथ काम करता है, वेब के साथ काम करता है, अदरवाइज यानी कि इसके अलावा काम नहीं करता। तो इसलिए हम ब्राउजर में जाके इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने PHP माई एडमिन लिखा तो हमारे पास एक ये विंडो आ रही है। नीचे आप देखें यहाँ पे आ रहा है MariaDB और आ रहा है माई एसक्यूएल, यानी कि दो अलग अलग डेटाबेस आ रहे हैं। हमें चाहिए माई एसक्यूएल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रूट यानी कि यूजर नेम दें, उसके बाद पासवर्ड दें। जब हम वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट और जो उसका पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है। इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम माई एसक्यूएल सेलेक्ट करेंगे। गो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास वो सारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये PHP माई एडमिन है, इसमें डेटाबेस बनता होता है। यहाँ पे देखें डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद एसक्यूएल लिखा है, उसके बाद स्टेटस है, यूजर अकाउंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अलावा मोर ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पहला बटन है डेटाबेस, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सारे डेटाबेस आ जाते हैं। जो भी हम न्यू डेटाबेस बनाते होते हैं वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद एसक्यूएल आ रहा है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। अगर हमें कोई क्यूरी टाइप करनी हो तो वो यहाँ पे हम टाइप करते होते हैं और उसके बाद जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो वो रन हो जाती है और जो क्यूरी होती है उसके मुताबिक हमें रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद स्टेटस आ रहा है, जो हम डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मौजूदा स्टेटस क्या है। यहाँ पे देखें डेटा पर हावर में कितना डेटा रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है और टोटल कितना है। उसके बाद आ रहा है यूजर अकाउंट और यूजर अकाउंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ यूजर अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो लास्ट में रूट आ रहा है ये हमारा यूजर अकाउंट था। उसके बाद रूट को हमने यूजर नेम दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देखें नो लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई पासवर्ड दे देंगे तो उसी पासवर्ड से ही ओपन हुआ करेगा। अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अभी हम इसको लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया। जब हम इसको ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम इसको पासवर्ड देंगे ताकि ये हैक ना हो सके, कोई इसको ओपन ना कर सके। उसके बाद देखें एक्सपोर्ट पे आ रहा है, कोई डेटाबेस हमने एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें मुख्तलिफ इसकी फॉर्म आ रही है कि आपका जो डेटाबेस इकट्ठा हो चुका है उसको किस तरह से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। CSV जो होता है ये एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं हम। उसके बाद देखें PDF आ रहा है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में आ रहा है। उसके बाद SQL की फॉर्म में आ रहा है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, PHP एरे की फॉर्म में आ रहा है। अगर हम PHP एरे की फॉर्म में डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो फिर हम PHP एरे की मदद से डेटा डिस्प्ले भी करा सकते हैं अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट आ रहा है। इंपोर्ट में क्या होता है कि अगर हमने कहीं और जगह पे डेटा कोई कलेक्ट कर लिया है उसको हमने फिर
phpMyAdmin में इंपोर्ट कराना हो तो यहाँ से करा सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हम आमतौर पर एक्सेल में डेटा इकट्ठा करते हैं। एक्सेल में डेटा इकट्ठा करने के बाद उसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं तो हमारा डेटा आ जाता है। यहाँ पर जितना भी डेटा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम PHP की मदद से अपनी वेबसाइट पे एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद ये जरूरी सेटिंग आ रही है जो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसा कि कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। जो मौजूदा फंक्शनैलिटी होती है उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, कोई तब्दीली करनी हो तो यह सेटिंग के ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे रिप्लिकेशन आ रहा है, वेरिएबल, कैरेक्टर सेट, इंजन, प्लगइन्स वगैरह। ये चीजें हम इस्तेमाल अभी नहीं करने वाला क्योंकि ये थोड़े अलग लेवल की हैं, यानी कि अगले लेवल की हैं। जो बेसिक हमारी चीजें होंगी वो होंगी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूजर अकाउंट, स्टेटस वगैरह। स्टेटस तो वैसे स्टेटस ही हो गया, इसकी मौजूदा जो कंडीशन है, जो मौजूदा वर्किंग हो रही है उसके बारे में ये हमें मालूमात दे रहा है। उसके बाद हम SQL पे काम करेंगे, हम देखेंगे कि क्यूरी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से रन की जाती है। उसके बाद है डेटाबेस हम बनाएंगे, डेटाबेस में किस तरह से काम किया जाता है, डेटा किस तरह से डाला जाता है और फिर उस डेटाबेस को किस तरह से हासिल किया जाता है। और इसके बाद ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे देखें एक होम का आइकन है, इसी तरह एक आइकन हमें मिल रहा है लॉग आउट का और एक आइकन हमें मिल रहा है हेल्प का, डॉक्यूमेंटेशन का, कि अगर हम इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आइकन है। उसके बाद एक और आइकन मिल रहा है, वो है MySQL डॉक्यूमेंटेशन। उससे पहले देखें phpMyAdmin डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये जो हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है उसके बारे में इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके है, राइट क्लिक करके इसको न्यू विंडो पे ओपन करूं तो ये हमें phpAdmin के बारे में हमें मालूमात दे रहा है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, किस तरह से काम करते हैं। वही चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ रही है MySQL डॉक्यूमेंटेशन। इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेता हूँ और इसने देखें यहाँ पे हमें एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा रहा है। इस वेबसाइट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने चेक की थी mysql.com, उस पे उसने रिडायरेक्ट करवाया। और यहाँ पे उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, नेविगेशन पैनल सेटिंग के। ये जो नेविगेशन पैनल होता है इसको हम अगर कोई तरतीब देना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करके मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन करता हूँ तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलोड का आ रहा है कि इसको हम रिलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और देखें कोई फर्क नहीं आ रहा कि आ रहा है। यहाँ पे देखें सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से वो सेटिंग का ऑप्शन गायब हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है। इसकी वजह एक ये भी है कि जैसे ही मोर पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और देखें यहाँ पे जब आता हूँ तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर मैं स्टार्ट करता जाऊँ तो ये देखें मोर का जो ऑप्शन है इसमें जो जितने भी नेविगेशन आ रही थी वो चेंज हो रही थी। इसको जैसे मैं 100% पे ले जाता हूँ और देखें यहाँ पे एक आइकन है, यहाँ से भी हम नेविगेशन जो यहाँ पे शो हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे आमतौर पर हम देखते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और नीचे आ रहा है रीसेंट और यहाँ पे आ रहा है फेवरेट। अगर हम कोई डेटाबेस फेवरेट रखना चाहते हैं और यहाँ पे रीसेंट आ रहा है, जो हम डेटाबेस बनाते हैं वो यहाँ पे बनता जाता है। अब ये जो डेटाबेस बने हुए हैं ये मैंने बनाए हैं, इसमें वर्डप्रेस आ रहा है और ये देखें न्यूज साइट आ रही है। एक मैंने न्यूज की साइट बनाई हुई है, उसमें ये टेबल वगैरह आ रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि टेबल होते हैं। ये डेटाबेस का नाम है न्यूज साइट। उसके बाद यहाँ पे टेबल आ रहे हैं और जैसे ही इस डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट किया और SQL पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे SQL के लिए कमांड दे रहा है और यहाँ पे देखें क्यूरी लिखा हुआ है। यहाँ से हम डेटा डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में गए और यहाँ पे डेटा आ गया और यहाँ पे पोस्ट में गया। पोस्ट में जाने के बाद देखें ऊपर जो हमारे ऑप्शन थे वो भी चेंज हो गए, मेन्यू चेंज हो गए। यहाँ से इसको इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा डेटा आ रहा है। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। SQL जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, यहाँ से हम अपनी एक क्यूरी बना के डेटा पे जो एक्शन परफॉर्म करवाना हो वो भी करवा सकते हैं। ब्राउज फ्यूचर पे क्लिक करके हम अपना डेटा देख सकते हैं। यहाँ से आए और यहाँ पे दोबारा बैक आए, यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास ये वही पहले वाली स्क्रीन जो है ओपन हो गई है। तो ये था माई phpAdmin का ओवरव्यू। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इसको ओपन करें, देखें, चेक करें किस तरह से ये ओपन होता है। अगर यहाँ पे कोई आपको मसला आ रहा है, परेशानी आ रही है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में और देखते हैं कि डेटाबेस किस तरह से बनाया जाता है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।